अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नूरिन कैलीग्राफी। तो इससे पहले हमने नस्र का जो क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो हिस्सा है नस्र वो कंप्लीट करेंगे। उस नस्र में तो स्टोरीज थी जो हमने समझी थी और हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। बट अब जो है गज़ल में क्या रहते हैं, शेर रहते हैं और उनको हमें अच्छे से समझना रहता है और फिर उनकी तशरीह करना पड़ती है। जिस तरह हिंदी में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या होती है, सेम इसी तरह उर्दू में हवाला और तशरीह रहती है। ओके, अगर हम इसको रटेंगे तो हमें रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर इसको हम समझ लेंगे, अगर आप रटने में, याद करने में 1 घंटा आधा घंटा लग जाएगा आपको, बट अगर सच बेहतर आप इसको समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और 1 बाय 1 सारी तशरीह जितने वो सब करेंगे, गज़ल नज़म सब अच्छे से करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सौदा। ये क्या है, ये शायर का नाम है। बाहर बेसुपर जामो यार गुजरे हैं, इसका नाम है, ये रही, ये गज़ल है। गज़ल की डेफिनेशन आती है, इंपॉर्टेंट होती है, आप इसको याद कर लीजिए। आई थिंक इसकी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर ये मिर्ज़ा गज़ल ये जो है वो लिखी, सौदा का पूरा नाम क्या है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ये उनकी सवाने हयात है। सवाने हयात मीन्स आपको मालूम है क्या होता है, हयात मीन्स होती है ज़िंदगी, किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखा हुआ नोट। ये जिस तरह से लिखा हुआ है, ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में लिखा है। उनके वालिद वो कहाँ रहे, कब पैदा हुए, क्या क्या उन्होंने शेर लिखे हैं, गज़लें लिखी हैं, वो सब उनके बारे में इसमें है। अब आ गए गज़ल की तशरीफ़ पर। तो ये सयाक़ सब पाकिस्तान से करके लिखा है, बट आप इस तरह से लिखेंगे तो एक ये प्रॉपर तरीका रहेगा शेर की तशरीह। ओके, फर्स्ट बाहर, शेर क्या है, बाहर सुपर जामो यार गुजरे हैं, नसीम तीर से छाती के पार गुजरे हैं। तो हमने उसको इस तरह से फर्स्ट वर्ड लिख लिया बाहर और लास्ट वर्ड लिख लिया गुजरे हैं। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम, हवाला। तो ये रहा हवाला। एक लाइन लिखने से बेहतर है आप 2 लाइन तो लिखिए कम से कम, बहुत ईजी होता है, बस ये लिखना है। गज़ल के अशार हमारी किताब नवाए उर्दू से लिए गए हैं, इसके शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। हवाला सबका सेम रहेगा, बस क्या करना है, किताब तो हमारी सब में सेम ही रहना है, बस यहाँ पे जो ये शायर का नाम है, बस ये जो शायर का नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, तो जिसकी जिसकी भी आप तशरीह करोगे उसका, उस शायर का नाम यहाँ पर आप लिख दोगे। ठीक है, बाकी तो पूरा सेम ही रहना है। तो गज़ल के अशार हमारी किताब नवाए उर्दू से लिए गए हैं, इसके शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। उसके बाद तशरीह हम जब लिखेंगे तो इस शेर में शायर कह रहे हैं कि बाद से अपनी बात हम कहना शुरू कर देंगे, ताकि अगर 4 लाइन की भी तशरीह हो गई तो 1 लाइन तो हमारी यही बढ़ जाएगी। तो हम इसको समझ लेते हैं और फिर इसके बाद हम अपनी ओन लैंग्वेज में लिख देंगे कि बहार मतलब क्या होता है, मौसम, बाहर का जो मौसम होता है ये वो है। बेसुब्र होना मतलब बिना ढाल के। जाम जो हम मेकअप वाला टाइप जो होता है पीते हैं। यार गुजरे हैं, नसीम होती है ठंडी हवा, तीर सी छाती के पार गुजरे हैं। तो अब इसमें शायर क्या कह रहे हैं, पहले हम ये पढ़ें फिर मैं इसको अपने ओन लैंग्वेज बता दूंगी, तो आप वही के वही अच्छे से कर लीजिएगा। मौसम बाहर है और ठंडी हवा चल रही है, मगर आशिक के पास उस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने का सामान नहीं है, ना महबूब है और ना जाम, इसलिए नसीम जैसी लतीफ़ ठंडी हवा भी सीने पर तीर जैसी लगती हुई महसूस हो रही है। अगर महबूब और जाम होते तो ये हवा इस कदर नागवार न होती। यहाँ शायर ने तीर का मुकाबला करने के लिए महबूब और जाम को ढाल करार दिया है, क्योंकि ढाल से तीर और तलवार के वार रद्द किए जाते हैं। तब इसमें शायर क्या कह रहे हैं, बाहर बेसुपजाम यार गुजरे हैं, कि मौसम बाहर है और ठंडी हवा चल रही है, मगर आशिक के पास उसका महबूब नहीं है और ना ही जाम है, कि जाम पीकर वो मदहोश हो जाए, या उसके पास उसका महबूब हो तो उसको हर बुरी चीज़ भी भली लगे। लेकिन अभी उसके पास उसका महबूब नहीं है, तो उसको नसीम जैसी ठंडी हवा भी जो उसकी तरफ आ रही है, वो उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई तीर आ रहा हो, क्योंकि मौसम कितना ही खुशगवार हो, लेकिन आपके पास वो इंसान नहीं जिससे, जो कि आपका महबूब है, जिससे कि आपको मोहब्बत है, तो आपको वो खुशगवार मौसम कितना ही क्यों ना हो, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि इसमें शायर इसमें ये कह रही हैं कि नसीम तीर से छाती के पार गुजरे, कि मेरा महबूब मेरे साथ नहीं है, तो मुझे ठंडी हवा जो आ रही है वो अच्छी नहीं लग रही, बल्कि ऐसी लग रही है जैसे कि कोई तीर उनकी छाती के पार होकर गुजर रहा है। इसको आप और अपना लैंग्वेज में और बढ़ा के लिख सकते हो। अच्छे से समझ में आया। अब नेक्स्ट है
गुज़र मेरा तेरे कूचे में गो नहीं ना सही, मेरे ख़्याल में तो लाख मेरे ख़्याल में तू लाख बार गुज़रे। अब इसमें शायर की कह रहे हैं गुज़र मेरा तेरे कूचे में, तेरे कूचे मतलब कुछ हम कह सकते हैं घर या वो जगह जहाँ रहते हैं। तो तेरे कूचे में गो नहीं ना सही, मेरे ख़्याल में तो लाख बार गुज़रे, तो बहुत ईज़ी है। अब इसमें आशिक जो है ये शायर कहना चाह रहे हैं कि ए महबूब मैं तेरे कूचे में नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे चाहता ही नहीं हूँ या मैं तुझे याद नहीं करता, भले मैं तेरे कूचे में नहीं आता लेकिन मेरे ख़्याल में, मेरे जहन में तो तू दिन रात रहता है, या मेरे ख़्याल में तो लाख बार आकर जाता है। अगर मैं तेरे कूचे में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है, या मैं तुझसे बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे ज़हन में नहीं है, तू मेरे ज़हन में तो लाख बार आता जाता है। नेक्स्ट इसको आप और इसमें सिर्फ 2 लाइनों का है, आप अपनी और इसको बढ़ा के लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? शायर कहना चाहते हैं कि मेरा गुज़र मैं तेरे कूचे से नहीं गुज़रता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे चाहता नहीं हूँ, या मैं तेरे कूचे में नहीं आता जाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे चाहता नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में तो तू दिन रात ही रहता है, या मेरे ख़्याल में तो तेरा आना जाना लाखों बार लगा रहता है, तो हर बार मेरे ख़्याल में गुज़रता रहता है। तो इस तरह से भी आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। नेक्स्ट है कहीं है आज तेरे दर पे इतराब नसीम कि इस जहाँ से कोई खाकसार गुज़रे। कहीं है आज तेरे दर पे, इसमें क्या कह रहे हैं कि कहें कि आज तेरे दर पे इतराब नसीम के इस जहाँ से कोई खाकसार गुजरे। खाकसार मतलब होता है मिट्टी की मानिंद खाकसार। कहें आज तेरे दर पे, इतराब इतराब मतलब होता है बेचैनी, और नसीम होती है हवा। इतराब नसीम क्या हुई? बेचैन जो हवा हुई, कह सकते हैं कि ए महबूब तेरे दर पे नसीम, नसीम उन्होंने कहा है वही हवा, हवा तो कहीं किसी का रोक टोक नहीं है, तो हवा उसके दर पे, ए महबूब तेरे दर पे ये बताने के लिए कि जो नसीम हो तेरे दर पे बताने के लिए गई है कि इस दुनिया से कोई खाकसार, यानी कि जो आशिक है उसने अपने आप को क्या कहा है? खाकसार कहा है, कि कोई आशिक रुखसत हो रहा है। वो नसीम तेरे घर तक, तेरे दर पर बताने के लिए आई है कि इस दुनिया से कोई खाकसार मतलब जो आशिक है वो रुखसत हो रहा है। नेक्स्ट है मैं वो नहीं कि कोई मुझसे मिलके हो बदनाम, ना जाने क्या तेरी खातिर में यार गुजरे हैं। शायर इस शेर में अब आशिक अपने महबूब को मुतवज्जा करने के लिए कह रहा है कि मैं वो रकीब मतलब मैं वो नहीं हूँ कि अगर तू मुझसे मिले तो बदनाम हो जाए, यानी अगर तू मुझसे मुलाकात करे तो तेरी रुसवाई नहीं होगी, मगर तेरे दिल में क्यों बदगुमानी है, अपनी तबीयत की इस बदगुमानी को दूर कर और मुझसे मुलाकात कर। तो अब इसमें शायर कह रहे हैं कि मैं वो नहीं कि कोई मुझसे मिलकर बदनाम हो जाए, ना जाने क्या तेरी खातिर में यार गुजरे हैं। तो अब इसमें शायर कह रहे हैं कि अपने महबूब को मुतवज्जे करने के लिए कह रहे हैं कि मैं ऐसा दोस्त नहीं हूँ, या मैं वो रकीब नहीं हूँ, या मैं वो नहीं हूँ कि अगर तू मुझसे मिलेगा तो मुझसे बदनाम हो जाएगा। ये तो तेरी दिमाग की बदगुमानी है, ये तेरी दिमाग में है कि तू अगर मुझसे मिलेगा तो बदनाम हो जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं है। और शायर अपने महबूब से मुलाकात करने के लिए कह रहा है कि मुझसे मिलके तुम बदनाम नहीं होगे और मुझसे मुलाकात करो। नेक्स्ट है गुज़र मेरा तेरे कूचे से यूं है ए जालिम के जैसे रेत से पानी की धार गुजरे है। अब इस शेर में क्या कह रहे हैं? देखिए महबूब की बेअतनाई और वादा खिलाफ़ी के तहत अक्सर आशिक महबूब को ज़ालिम कहता है। चुनांचे इस शेर में महबूब को ज़ालिम करार देकर कहा गया है कि ए ज़ालिम महबूब मैं तेरे कूचे से इस तरह गुज़रता हूँ जिस तरह रेत से पानी की धार गुज़रती है, यानी रेत में पानी जज़्ब हो जाता है और देर तक गीला रहता है लेकिन धार के गुज़रने की आवाज़ नहीं आती। इस मिसाल से आशिक महबूब को बताना चाहता है कि मैं तेरे कूचे से गुज़रता हूँ मगर तुझे कुछ खबर नहीं होती। बहुत ही ईज़ी समझ में आया। गुज़र मेरा तेरे कूचे से यूँ है ए ज़ालिम। अब इसमें शायर
इस शेर में शायर अपने महबूब को बताना चाह रहा है कि गुज़र मेरा तेरे कूचे से इस तरह होता है ए ज़ालिम। इस शेर में शायर अपने महबूब को ज़ालिम कहता हुआ कह रहा है कि मेरा गुज़र तेरे कूचे से इस तरह होता है कि जैसे कोई रेत से पानी की जैसे कोई पानी की धार रेत से गुज़रती है, कि पानी की धार जब रेत पे पड़ती है तो उसकी आवाज़ नहीं होती, लेकिन रेत जो है वो बहुत टाइम तक गीली रहती है, उसको सूखने में टाइम लगता है। इसी तरह शायर ने अपना गुज़र अपने महबूब के कूचे से अपने गुज़र को कहा है, अपने महबूब के कूचे से अपने गुज़रने को कहा है। समझ में आया? नेक्स्ट है, मुझे तू देख के जोश व खरोश सौदा का, उसी ही फ़िक्र में लैलो नहार गुज़रे हैं। ये आदमी है कि सर मारता फिरे है बेसंग, के मौजे तंद सरे कोसार गुज़रे। इन दोनों की तशरीह कह सकते हैं कि सेम ही होगी। क्या है, ये कताबंद अशार है। इन चारों मिसरों में इश्क की एक कैफियत बयान की गई है। ये चार जो मिसरे हैं इनमें एक ही कैफियत बताई गई है कि जब इश्क में आदमी, हाँ, तो मुझे तो देख के जोशो खरोश सौदा का, इसी फ़िक्र में लैलो नहार यानी कि सुबह शाम गुज़रे। और यह एक इसमें एक कैफ़ियत बताई गई है कि जब इंसान इश्क में मुब्तला होता है तो वो किस तरह से पत्थरों से सर मारता है और दीवाना सा हो जाता है। तो इस शेर का मतलब समझने के लिए तसव्वुर कीजिए कि कोई दूसरा शख्स है जो कह रहा है कि इश्क का जोशो खरोश देख कर मुझे दिन रात बेफ़िक्र है कि ये आदमी तो पत्थरों से टकरा रहा है, बल्कि इसी तरह जैसे पानी की तेज़ जो लहर होती है वो पत्थरों पर आकर टकराती है, उसी तरह ये शख्स भी अपना सर पत्थरों से टकरा रहा है। और जैसे मौजे तन सरे कोसार गुजर, जिस तरह पानी की जो लहर होती है वो पत्थरों से आकर टकराती है। तो मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हो रही है, या ये कह लो कि फ़िक्र हो रही है। तो ये समझ में आया। और अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट है, नसीम तीर सी छाती के पार गुजर से शायरी की क्या मुराद है। इसके अंदर आपने जो फर्स्ट की तशरीह की थी ना, वो अपने ओन लैंग्वेज में भी ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिखें, आप अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि नसीम तीर से छाती के पार गुजरे, मौसम बाहर ठंडा हवा चल रही है, वही की वही तशरीह है। हवा आशिक को इसलिए छाती के पार गुजरती महसूस हो रही है कि उसके पास बाहर से लुत्फ़अंदोज़ होने का सामान नहीं है। अगर महबूब पास होता और शराब का जाम हाथ में होता तो यही तेज़ी तीर से लगने वाली हवा खुशगवार साबित होती। मैं वो नहीं कि मुझसे मिलकर हो बदनाम। शायद इसको भी आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो कि शायर कह रहा है कि वो सच्चा आशिक है जिससे मुलाकात करके महबूब की रुसवाई नहीं होगी। जो लोग सच्चे आशिक नहीं होते हैं, महज़ आशिक होने का ढोंग करते हैं, यानी रक़ीब, तो उनसे मुलाकात करके महबूब बदनाम हो सकता है। सच्चा आशिक अपने इश्क को छुपा कर रखता है, जबकि रक़ीब दूसरों पर अयां करता है। मक्ते के कताबंद अशार में शायर ने अपनी किस कैफियत का इजहार किया है। तो शायर इश्क में इस कदर इस कदर पुरजोश है कि उसे कुछ होश नहीं, इसलिए दीवानगी के आलम में पत्थरों से अपना सर टकराता फिर रहा है, जिस तरह पानी की लहरें पहाड़ों से टकराती हैं। तो ये चैप्टर, ये गज़ल हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बहुत काम आने वाला है। और 10th में हैं आप तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि आप जब नवंबर अक्टूबर नवंबर जब आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो तो आपके साथ एक सब्जेक्ट कम हो जाए, आप अपना पूरा फोकस बाकी और सब्जेक्ट्स पर अच्छी तरह दे सकें। तो आप कोशिश करें, इसको अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें और कोशिश करें कि आपको लिखना आए, उर्दू लिखना आ जाए। समझा तो मैं दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।